हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल मैथ बैगास। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो अपन आज बात करने वाले हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का पेपर है अपने पास 14 जुलाई 2024 को कंडक्ट हुआ है। सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इसके 20 क्वेश्चन पार्ट 1 में कर लिए थे, ये है पार्ट 2। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन इसमें करेंगे। इस क्लास को करने के बाद हम और क्या क्या करेंगे, क्लास के एंड में हम देखने वाले हैं कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं इन द सेंस हम लोगों ने 2024 में जितने भी पेपर हुए हैं D+B द्वारा सबका मैथ सेक्शन किया हुआ है अब तक। ठीक है, तो इसके बिहाफ पर हम ये देखेंगे जुलाई मंथ को छोड़ के इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं ना, उस बिहाफ पर हम ये देखेंगे कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। अगर आप सिर्फ PYQ करके जाते हो तो मैथ में आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे वीडियो के एंड में। साथ ही साथ 2-3 कमेंट आए थे कि लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 और 14 क्लियर नहीं था। ठीक है, उन 2 क्वेश्चनों को देख लेंगे। बात क्लियर है? तो चलते हैं। अच्छा, और हाँ, साथ ही साथ मैं बता दूं, किसी को PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने, वहाँ से जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लो और PDF ले सकते हो। बात क्लियर है? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया गया है? कह रहा है राहुल अपनी आय का कुछ हिस्सा खर्च करता है और शेष भाग बचाता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात 3:4 है। यदि राहुल की आय 56,000 रुपये है तो उसका खर्च क्या होगा? उसका व्यय का मतलब होता है खर्च। ठीक है, चलिए ठीक है, आ जाओ भाई राहुल, ये लो। तो देखो, एक व्यक्ति है जो एक्सपेंस कर रहा है और सेविंग कर रहा है। ठीक है ना, एक्सपेंस कर रहा है और सेविंग कर रहा है। अगर हम बात करते हैं खर्च की बात करते हैं, एक्सपेंस की बात करते हैं, तो 3x मान लें, रेशो में दिया गया है, और इसको मान लेते हैं 4x। अब देखो, ये क्या है हमारे पास? ये क्या है? एक्सपेंस, और ये क्या है? सेविंग। एक्सपेंस और सेविंग से मिलकर ही क्या बनता है हमारे पास? सैलरी बनती है। क्या बात सही है भाई? आपकी जो इनकम है, इनकम आएगी तो आप 2 ही चीज़ तो करोगे, या तो खर्च करोगे या फिर सेव करोगे। ठीक है, तो इनकम कैसे बनती है? एक्सपेंस प्लस सेविंग से। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं बात करूँ इनकम की, तो इनकम होगी 7x और उसने दी है इनकम कितनी? 56,000 रुपये। तो यहाँ से x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 8,000 रुपये। एक की वैल्यू, या फिर बोले x की वैल्यू हमने निकाल दी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे? कह रहा है कि उसके खर्चे, उसका खर्च कितना है। तो अगर बात करेंगे खर्च की, तो ये एक्सपेंडिचर है, ये खर्च हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली? x की वैल्यू 8,000 निकाली, तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दें। तो यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया कितना? 24,000 रुपये वो खर्च कर रहा है। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि कितना बचाता है, तो 8 चौक 32,000 रुपये बचाता है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? खर्चा पूछा गया, उसका खर्च पूछा गया है कि इतना करता है। इतनी अगर बात क्लियर है तो चलें आगे। ठीक है ना? ठीक है, तो चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 8 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन दिस डायगोनल from other 2 vertices is 12 centimeter and 8 centimeter respectively. What is the ratio of quadrilateral? What is the area of quadrilateral? एरिया पूछा है। चलिए ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ तरीके से। देखो, एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं, डायग्राम पर नहीं जाएंगे। ठीक है, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा बनेगा तो मैनेज कर लेना। देखो, अगर मैं इसके डायगोनल की बात करता हूँ तो डायगोनल कुछ इस प्रकार से जाएगा। ये डायगोनल गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक परपेंडिकुलर यहाँ से गिरा है, एक परपेंडिकुलर यहाँ गिर दे, और एक परपेंडिकुलर गिर रहा है यहाँ से, कुछ इस प्रकार से। बात सही है? अगर मैं इसकी नेमिंग करूँ तो ABCD। देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ, करने के लिए मैं इसको डायरेक्ट कर देता। अभी डायरेक्ट बताऊँ कि आप लोग डायरेक्ट कैसे कर पाएंगे। ठीक है, पहले एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं आया, इसलिए इसको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर उसके बाद डायरेक्ट कैसे करेंगे वो बताऊँगा। ABCD, E इसको मानो और F इसको मानो। बात सही है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो हमें दिया गया है, ये दे रखी है, मैं मान लो 12, ये दे रखी है 8। बात सही है? चलिए,
देखो एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें किन दो चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो आपको याद होना चाहिए कि बेस और हाइट। किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको बेस दिया गया है, आधार है और उसकी हाइट दे रखी है तो उसका एरिया इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। बात क्लियर है? चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दें, तो इसका मतलब पूरे का पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। बात क्लियर है? आ जाओ। तो मैं कहूँगा हाफ बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, हाफ बेस क्या है, बेस की बात करेंगे तो ये पूरा बेस है ना, BC हमारे पास बेस है, तो हम यहाँ रख दें क्या, बेस हो गया हमारे पास 8। ठीक है। और हाइट की बात करेंगे तो हाइट तो ये है ना परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है वही क्या होती है, हाइट होती है। बात क्लियर है? चलिए ठीक है। तो यहाँ से इस ट्रायंगल की बात करें तो इसका एरिया निकाल दिया हमने 12 चौक 48। बात सही है। इसी प्रकार से हाफ बेस इंटू हाइट, अगर हम बात करते हैं इसकी, बेस क्या है, बेस तो सेम है ना, हाइट की बात करेंगे तो हाइट आ गई यहाँ पर ये 2 से काटा 8 चौक 32, ये आ गया 32। ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल को दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, 80 सेंटीमीटर आ गया। तो यही आप लोगों से पूछा गया था। बात क्लियर हुई क्या? चलिए ठीक है। अब तो ये तो हो गया आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे करना था। ठीक है। कभी भी आप फंसेंगे ना तो बेसिक ही काम आता है, सच्चाई बताऊं तो मैं आप लोगों को। खैर फिर भी डायरेक्ट भी आप लोग जान लो। देखो कभी भी इस प्रकार से कहता है क्वेश्चन में कि एक क्वाड्रिलेटरल है और एक क्या है, डायगोनल है, उसके वर्टाइसेस पर क्या है, परपेंडिकुलर डाले गए हैं। ठीक है। वर्टाइसेस से उसके शीर्ष से लंब डाला गया है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर 1 अपॉन प्लस परपेंडिकुलर 2 डिवाइड बाय 2 इनटू में आप कह सकते हैं डायगोनल, डायरेक्ट करेंगे आप इसे। ठीक है। देखो मैं दिखा देता हूँ। अगर हम परपेंडिकुलर 1 की बात करते हैं तो हमने ले लिया 12, 2 की बात करते हैं तो हमने ले लिया 8 डिवाइड बाय 2। ठीक है। ब्रैकेट में इनटू में डायगोनल कौन सा था हमारे पास, 8। बात क्लियर है? ये 12 8 20 हो गया, तो यहाँ लिख लेंगे 20 और इसको इससे काटा तो 20 चौक 80। अब देखो यहाँ पर भी तो 80 आया, ये भी 80 आया, ये भी 80 आया, तो मैंने दोनों तरीके से आप लोग को करा दिया क्वेश्चन। बात क्लियर है क्या? तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन था। द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज इक्वल। ठीक है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर मोर देन द साइड ऑफ ए स्क्वायर एंड द ब्रेथ इज 16 सेंटीमीटर लेस देन द साइड ऑफ ए स्क्वायर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है। चलिए देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहा है कि एक वर्ग है, एक ये वर्ग है। वर्ग कौन सा होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। और एक आयत है, आयत मतलब कि रेक्टेंगल, वर्ग मतलब कि स्क्वायर। ठीक है। देखो इसकी चारों भुजाएं बराबर, ये ए ये ए ये ए ये ए है। क्वेश्चन में कहता है कि जो इसकी लेंथ है वो वर्ग की भुजा से 20 सेंटीमीटर अधिक है। तो इसका मतलब ये ए है अगर, तो ये a + 20 होगी, क्योंकि उसने बोला है ना क्वेश्चन में कि 20 सेंटीमीटर अधिक है। और कहता है जो इसकी चौड़ाई है, जो इसकी ब्रेथ है, वो इससे 16 सेंटीमीटर छोटी है, मतलब कि कम है। तो ये a - 16 हो गया। इतनी बात क्लियर है क्या आप लोगों को? 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे। चलिए कोई नहीं। तो इतनी बात क्लियर है ना। तो अब आ जाइए यहाँ पर ज़रा देखो कौन सा क्वेश्चन है, ये तीसरा है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए स्क्वायर। देखो अगर हम बात करें स्क्वायर के एरिया की तो फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर बराबर, अगर बात करें रेक्टेंगल के एरिया की क्या होता है, L × B होता है। बात क्लियर है? चलिए ठीक है। अब यहाँ पर इसके बदले हमने तो ए स्क्वायर ही रखा, L × B, इसका मतलब है ये बराबर है, तो ये हो जाएगा a + 20 और ये हो जाएगा a - 16। बात सही है क्या? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर का, ए का स्क्वायर मतलब कि इसका एरिया। चलिए तो अब क्या करना है इसमें, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले ए की मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ में, ये तो ए स्क्वायर तो ये वाला आ गया बराबर में, ए की मल्टीप्लाई ए के साथ होगी तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए की मल्टीप्लाई 16 के साथ होगी तो -16a हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई तो दोनों के साथ कर दी, अब 20 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर देते हैं हम, तो 20a हो गया -16 दूनी 32।
ठीक है ना सब कुछ। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर मैं ए स्क्वायर को इधर लेके जाता हूँ, ए स्क्वायर को इधर लेके जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो प्लस माइनस कैंसिल आउट यहीं कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखोगे माइनस का 16a प्लस का 20a, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि 20 में से 16 गया तो 4a बचा, 4a बचा। अगर 4a माइनस 320 है, अगर मैं चाहूँ तो बराबर में 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4a इक्वल टू 320, अभी उधर चला गया प्लस का हो गया, तो a की वैल्यू हमने यहाँ से कितनी निकाल दी, a की वैल्यू निकाल दी 80। बताओ इतनी बात क्लियर है क्या। जब a की वैल्यू 80 आ गई तो यहाँ पर a पुट करेंगे तो ये 20, तो ये बन गया हमारे पास 100, लंबाई इसकी 100 हो गई। अगर हम बात करते हैं चौड़ाई की तो 80 में से 16 माइनस कर देते हैं, 80 में से 16 माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी कितनी, 64। बात क्लियर है। अब यहाँ से हमसे पूछा क्या था, इसका पेरीमीटर पूछा है क्वेश्चन में, तो 2l प्लस बी, यही तो होता है। तो यहाँ 2 आ गया, एल बी कितना है हमारे पास, तो आप लोग कहेंगे 100। ठीक है, कोई गड़बड़ कर दी क्या, अरे 100 तो यही है ना, 100 प्लस 64। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 128 मतलब कि 164 का डबल करेंगे तो 328 होगा ना, बिल्कुल ठीक है 328 ही होगा। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। है क्या ऐसा कुछ, बिल्कुल हैगा। बात बाकी कभी ऐसा होता है ना कि छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और डायरेक्ट लिख दिया मैंने कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। बात बाकी तो सब कुछ ठीक लग रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द टाइम पीरियड इंक्रीजेज 8 ईयर्स देन सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेज 3200 रुपये और 2400। मुझे अच्छा मैं एक बात बताऊँ, मुझे क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसकी कैलकुलेशन में मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन तो आसान है। देखो मैं बता देता हूँ क्यों लग रहा है मुझे। अगर हम बात करते हैं 8 साल की, और ऐसा ही जैसे 2400 से बढ़कर कितना हो गया, 3200 हो गया, तो 2400 था, 2400 से बढ़कर 3200 हो गया, तो इसका मतलब 800 रुपये मिला है। 800 रुपये इंटू ऐसा इंटू 100 और 2400 और कितने 8%, 2 0 से 2 0 काट दो, 8 से काटा 100, 4 6 24, 4 से काटा 25, 25/6 जा रहा है। तो मतलब कि होना चाहिए था 6 सही 1/4, कुछ ऐसा परसेंटेज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा मुझे, है ना। तो शायद हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहे, वैसे आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। बात बाकी आप लोग मेरे हिसाब से देख सकते हैं, शायद ये क्वेश्चन ही गलत है या फिर ऑप्शन में इसके बदलाव किया जाए तो ये ठीक हो जाएगा, है ना। बात बाकी आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो मैंने ठीक ही किया है सब कुछ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपके हवाले करता हूँ, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो भाई इसके ऑप्शन बदलने पड़ेंगे आपको, जब भी ठीक होगा। और वैसे भी D+B में 1-2 क्वेश्चन गलत आते ही हैं, तो घबराना नहीं है। पेपर में भी पेपर करते समय कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा, किसी का आंसर नहीं निकल रहा या आपका आंसर मैच नहीं कर रहा ऑप्शन से, तो उसको स्किप करो, आगे चले जाओ। क्वेश्चन में पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना भाई साहब। बात क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग कहाँ, 5 की बात करते हैं। देखो, द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलिए देखो, हमें उसकी भुजा दे रखी है, ट्राइंगल नहीं बताया कि ट्राइंगल कौन सा है, हमें सिर्फ भुजा दे दी है। कितनी, 18, 24 और 30। तो देखो सबसे पहले तो यही पता करना है कि हमें ये ट्राइंगल कौन सा है। ठीक है, अब एक काम करो, आप लोग राइट एंगल ट्राइंगल जानते हैं क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कहीं ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। क्यों, हमें क्या चाहिए होता है, देखो हाफ बेस इन, वो वाला हाफ मत समझना, है ना। हाफ बेस इंटू हाइट चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें, हाफ बेस इंटू हाइट चाहिए। हमें बेस चाहिए और हाइट चाहिए। ठीक है, अगर ये 2 चीज़ें मिल जाती हैं तो हम एरिया भी बड़े आराम से निकाल लेंगे, और इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में हमें दोनों चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पहले चेक कर लें कि राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम रेशो में काट लेते हैं। देखो 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। आपको याद है क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, याद होना चाहिए, नहीं याद तो
देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 5 के स्क्वायर के। तो देखो ये दोनों, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो रहा है 25 बराबर, और ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 25 हो रहा है। तो ये अगर दोनों बातें बराबर हैं, दो छोटी भुजाओं का योग, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग अगर बराबर है इसके तीसरी भुजा से, तो इसका मतलब वो क्या बनेगा, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। फिर कभी डिटेल में बताऊंगा। वैसे मुझे ये लग रहा है कि आप लोग अधिकांश जानते हैं, नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा इस बात पर। ठीक है, अभी सिर्फ इतना जान लेते हैं कि हमें ये पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों, 3 4 5 इन दोनों के वर्ग का योग इस तीसरी भुजा के बराबर है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। चलिए, तो इसका मतलब अब हमें पता चल गया कि ये बेस है, ये हाइट है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी बेस हो सकता है, वैसे कोई भी हाइट हो सकता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देंगे बस। 2 से काटा 9, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 216 आ गया हमारे पास। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बात रही अपनी किसकी, क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कहता है द रेडियस ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 14 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर। एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या की 14 गुना है। ठीक है, और पूछा क्या है हमसे, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड स्फीयर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, टी ऑफ स्फीयर। ठीक है, टी ऑफ स्फीयर क्या होता है, टी ऑफ स्फीयर होता है अपना 4 पाई आर स्क्वायर, और टी ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें तो ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये बात क्लियर है। चलिए ठीक है, ये बात क्लियर है। तो आ जाओ यहाँ पर, देखो 3 पाई आर स्क्वायर, अगर इसकी बात करेंगे तो कह रहा है जो हेमिस्फीयर का है ना वो 14 टाइम है। तो इसका मतलब 14x, भाई रेशो दे रखा है ना, हमें रेशो नहीं दे रखा, 14 गुना दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा हेमिस्फीयर स्फीयर के रेडियस का 14 गुना है। इसको हम बड़ा मान लें, ये बड़ी आर हो गई, ये छोटी आर हो गई, ये इसका 14 गुना है, तो ये x मान लिया, ये 14x मान लिया। कोई दिक्कत है क्या, बताओ, समझ गए ना बात को। तो इसकी रेडियस को हमने 14x मान लिया। ठीक है, बराबर है 3 पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, x मल्टीप्लाई x। मेरी बात समझ आ रही है ना, मैंने कुछ भी नहीं किया, हेमिस्फीयर की जो रेडियस है, रेडियस का 14 गुना माना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो उसी प्रकार से वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, तो पाई से पाई कैंसिल आउट कर दें। अच्छा, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया ना, यहाँ पर 4 आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x से x, ये दोनों x कैंसिल आउट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से फिर काटा 7। ठीक है, 7 7 49, तिया कितना होता है, 49 तिया होता है 147, और उधर कितना बचा, 1 ही बचा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 147/1, यही आपका आंसर होगा। बात क्लियर है क्या, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, निश्चित रूप से मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा, कोई भी डाउट बनता है तो। ठीक है, जैसे पिछली वीडियो के 2 डाउट आज देखेंगे हम लास्ट क्लास के एंड में, है ना। तो इसी प्रकार से अगर कोई डाउट बनता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूँ आप लोगों को, घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया ना हम लोगों ने, 7 करें क्या अब, चलो आ जाओ 7 देख लो एक बार। 7 अच्छा क्वेश्चन है, ये PRT 2022 में भी पूछा गया है, देख लो, और वहीं से उठा के फिर से D+B ने दे दिया। 1 मिनट क्वेश्चन को देखो जरा, है ना। करें क्या, आ जाओ चलो। देखो 78 किलोग्राम क्षमता वाले 3 बॉक्स 117 किलोग्राम और 273 किलोग्राम पूरी तरह से गेहूं A1, B1 और C1 3 किस्मों से भरे हुए हैं। ठीक है, सभी 3 बक्सों को खाली कर दिया।
कर दिए गए। क्या कह रहा है ये? मेरे हिसाब से हिंदी में कोई दिक्कत है क्या? सभी 3 बक्सों को खाली कर दिए थे हैं, और 3 प्रकार के गेहूं को अच्छी तरह मिलाया गया और मिश्रण को वापसी डिब्बे में डाल दिया गया। तीसरे डिब्बे में A1 प्रकार के गेहूं कितने किलो होगा? देखो, कई बार ऐसा होता है कि हिंदी और इंग्लिश अलग अलग होती है। अलग अलग इन द सेंस मतलब कि इंग्लिश को कन्वर्ट किया जाता है हिंदी में, ठीक है, और यही सेम चीज़ होती है D+P में। तो आप अगर क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो कोशिश ये करो कि इंग्लिश में क्वेश्चन रीड करो, ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। अगर कोई डाउट भी बनता है ना, डाउट इन द सेंस अगर क्वेश्चन गलत भी होता है तो वो इंग्लिश वाले को वैलिड मानते हैं, हिंदी वाले को वैलिड नहीं मानते। बात क्लियर है? चलो आ जाओ। तो इसमें देखो क्या दिया गया है, 78 किलोग्राम दिया गया है। मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। 78 किलोग्राम है और 117 किलोग्राम है और है आपका 273 किलोग्राम। ये 3 प्रकार के गेहूँ हैं, ठीक है। अगर 3 प्रकार के गेहूँ हैं, उसने क्या किया, इन तीनों प्रकार के गेहूँ को मिलाया। मेरी बात को समझना, प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकली समझ आएगा। तीनों प्रकार के गेहूँ को मिलाया, मिलाने के बाद एक ड्रम में भर दिया। ड्रम में भरने के बाद अब उनको अलग अलग ड्रम में डाल रहा है, छोटे छोटे ड्रम में डाल रहा है। तो एक चीज़ बताना आप लोग, जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सभी में कम मात्रा में बटेगा, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो सभी में ज़्यादा मात्रा में बटेगा। समझ पा रहे हो ना? प्रैक्टिकली आपने दाल चावल और मान के चलो मक्का मिक्स कर दिया, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो तो सभी में ज़्यादा ज़्यादा बटेगा ना। समझ पा रहे हो मेरी बात को? आ जाओ, इसको क्या करते हैं, हम इसका रेशो ले लेते हैं। 13 6 78, 13 निम 117 और 13 दूनी 26, 13 कम 13, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 7। हमने इसका रेशो ले लिया क्योंकि रेशो में अभी प्रयोग में लेके आना है। कैसे? देखो, 7 3 10 2 12। अब हमारे पास अगर हम बात करें टोटल रेशो कितना आ गया भाई, रेशो में ही तो बटेगा, ड्रम में बटेगा तो, ठीक है, इसलिए हमने रेशो निकाल लिया। टोटल हमारे पास आ गया 12। अब 12 अगर आप एक ही बात करते हैं तो 78 है। एक कितना है? 78। इसका मतलब 12/78 रखा हमने, 78/12, है ना। अरे 12 बोलना है ना, नहीं तो लगेगा कि भाई 78 और 12 अलग अलग बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चलो। इंग्लिश में वैसे भी अपना हाथ टाइट है ना। हाँ, अच्छा एक चीज़ देखो, आप क्वेश्चन में क्या दिया है, तीसरे डिब्बे में A1 प्रकार के गेहूं कितने हैं। तीसरे डिब्बे में, बात तीसरे डिब्बे की कर रहा है, तो हमने तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाली और एक का निकाल दिया, लेकिन बात की है हमसे तीसरे डिब्बे की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तीसरे डिब्बे से। यहाँ से एक की वैल्यू की मल्टीप्लाई तीसरे से कर देंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा 12 6 78, 12 पंजे 60, 7 पंजे 35, 7 6 42, 42 और 3 कितना होता है, 42 और 3 45। तो 45.5 किलोग्राम क्या होंगे, A1 प्रकार के गेहूँ होंगे तीसरे डिब्बे में। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये था क्वेश्चन नंबर 7 और बात कर लेते हैं 8 की। 8 दिख रहा होगा आप लोगों को, अच्छा क्वेश्चन है, 8 भी करने की कोशिश करो। देखो, धारा के प्रतिकूल दिशा में एक नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है जी। धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा के प्रतिकूल x किलोमीटर और धारा के अनुकूल x किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है तो x का मान क्या है? चलिए ठीक है, नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे होगी? देखो, अगर प्रतिकूल जाती है तो B-W होती है। B-W बराबर 4 क्वेश्चन में हमें दिया गया है। बात क्लियर है? धारा की गति क्वेश्चन में हमें मेंशन की है कि 1 है, तो B-W बराबर कितना निकाल सकते हैं? 1। अच्छा, यहाँ पर 1 रख दें तो B की वैल्यू उधर जाएगा, ये इक्वल टू उधर जाएगा, तो B की वैल्यू हम कहेंगे जी 5 है। अब B की वैल्यू हमने निकाल दी 5 और W की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है कितनी? 1। इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है तो चले आगे। चलिए ठीक है, वो कह रहा है कि x किलोमीटर जाने में, जब x किलोमीटर जब जाएगा तो एक बार तो स्पीड जुड़ेगी भाई, पानी के साथ में स्पीड जुड़ेगी, और एक बार जब वापसी आएगा तो स्पीड माइनस होगी, तो ये हो जाएगी, देखो 5 में से 1 जोड़ा 6, 5 में से 1 घटा दिया 4, ये बराबर समय ले रहा है कितने? 10 घंटे का, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम आ गया 12, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, 4 तिया 3 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x बराबर 4 तिया 3x होगा ना, यहाँ पर ये 3x होगा, 3x
बराबर है 10 के। अब देखो 3 2 5, 5 दूनी 10, सीधा काटा हमने, और 12 दूनी 24, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ गई, 24 आ गई। अब x की क्या माना था हमने, डिस्टेंस माना था, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से आंसर जो हो जाएगा अपने पास 24 आपका आंसर होगा। ये रही बात आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, अब देख लेते हैं जल्दी से 9 में हमें क्या दिया गया है, कह रहा है कि W और Q के बीच की दूरी जो है 1260 किलोमीटर है। ठीक है, एक ट्रेन W से सुबह 10 बजे 50 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है। ट्रेन 1.5 घंटे रास्ते में रुकती है, तो X पर ट्रेन कितने बजे पहुंची। चलिए ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। डिस्टेंस हमें दे दिया 1260 किलोमीटर। अब देखो डिस्टेंस हमें किलोमीटर में दिया है, तो स्पीड को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, किलोमीटर में। अगर 50 मीटर पर सेकंड है तो इसको कन्वर्ट करेंगे 18/5 से। अभी चेंज होके आ जाएगी किसमें, किलोमीटर में। 5 से काटा 10, 18, तो आ गया हमारे पास 180 किलोमीटर प्रति घंटा। बात सही है क्या, चलिए ठीक है। अब देखो ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं ना, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ से टाइम निकाला हमने, देखा। देखो अभी हम रोक ही नहीं रहे ट्रेन को, हम पूरा का पूरा बिना रोके ही चलाए जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा है ना रोकना है, हम नहीं रोक रहे। तो अगर नहीं रोकते तो 18 कितना 7 घंटे में पहुँचेगी, 7 घंटे में पहुँचेगी ना, 18 7 126 होता है। ठीक है, तो 7 घंटे लगेंगे ट्रेन को पहुंचने में, 7 घंटे। लेकिन अब देख लेते हैं कि कितने घंटे रुकी थी, तो 1 घंटे 30 मिनट रुकी थी ट्रेन। तो इसका मतलब टोटल समय कितना लिया उसने अपनी पूरी जर्नी में, तो कहेंगे आप लोग 8 घंटे 30 मिनट। ठीक है, अगर 10 बजे वो चला था, 10 बजे चला था, इसमें 8 घंटे 30 मिनट और जोड़ दें तो हो जाएगा 18 बजे कर 30 मिनट। मतलब कि 18 बज के 30 मिनट कितना होता है, मोबाइल में आता है ना आपके 6 बज के 30 मिनट। बात सही है क्या, ऐसे जोड़ लो, या फिर 10 घंटे, तो 10 तो ये बज रहे हैं, फिर ऐसे कर लो 11 12 13, इस तरीके से 8 8.5 घंटे जोड़ लो, तो भी आपका कितना आएगा, 6:30 ही बचेंगे। बात क्लियर है। तो ये रही बात अपने पास किसकी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 है। बात समझ आ गई क्या आप लोगों को। ठीक है, जैसे ठीक लगे वैसे कर सकते हो आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, करने की कोशिश करो। एक मिश्रण में तेल और पानी का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो 8x और 15x मान लें क्या। देखो अनुपात जब देता है तो हम x मान लेते हैं। यदि तेल 14 लीटर अधिक है पानी से, ठीक है, तो हम देख लेते हैं कितना अधिक है। हमारे पास 7 अधिक है और उसने कहा 14 अधिक है, तो 1 की वैल्यू, या फिर बोलें x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया, पानी पूछा है, तो ये वाटर है, ये मिल्क है, तो वाटर की मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ। वाटर ही पूछा था ना, एक मिनट मुझे लगता है मैंने ये उल्टा लिख दिया ना। ये आपका मिल्क है और ये वाटर है, ये वाटर है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर करो, वाटर की मल्टीप्लाई 15 की करो। 1 की वैल्यू, x की वैल्यू निकाल दी ना, x इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 15 दूनी 30, 30 लीटर क्या आ जाएगा, वाटर आ गया अपने पास 30 लीटर। बात क्लियर है क्या, 30 लीटर क्या आ गया, पानी आ गया। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलते हैं 11 की बात करेंगे। देखो 2 बेलन का आयतन का संबंधित अनुपात दे दिया 9:5 और उनकी ऊंचाई दे दी आपको 81-20। तो उनकी त्रिज्या पूछी है, रेडियस पूछी गई है, उनका वॉल्यूम दिया है और हाइट दी है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो सबसे पहले लगा देते हैं क्या, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बता सकते हो क्या। तो ये होता है 2 पाई नहीं होता, πr²h होता है, πr²h। ठीक है, ये एक हो गया। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो πr²h, हम एक को दोनों के r बदल देते हैं अभी, है ना। अच्छा इसको तो यही रहने दो ना। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम उसने दे दिया हमें क्वेश्चन में कितना, 9:5। ये 9:5 उसने वॉल्यूम दिया हुआ है। h की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी गई है। अगर पहले वाले h की बात करेंगे तो ये 81 है, और इसकी बात करेंगे तो ये है अपने पास 20। बात सही है क्या।
पाई से पाई कैंसिल आउट कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 20/81/20 है, उधर चला जाएगा भाई, इक्वल टू है ना, इक्वल टू उधर जाएगा तो संख्या पलट जाएगी, 20/81 हो गया। अब ये यहाँ से संख्या हमने हटा दी, संख्या हटा दी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 9 निम 81, 5 चौक 20, बात सही है। और आर की वैल्यू कितनी होगी, आर स्क्वायर, अगर आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये तो 2 आ गई, इस आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 आ गई, तो 2:3 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? रेडियस पूछी थी आपसे, रेडियस हम लोगों ने निकाल ली, ठीक है। देखो एक चीज़ और बता दूं मैं, कभी रेडियस पूछी जाए ना तो आर से आर काट मत देना, तुमने कहा कि आर स्क्वायर कट गया, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। अगर रेडियस पूछी ही गई है तो आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को होमवर्क में दूंगा मैं, बहुत आसान है, खुद से करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे हम लोग। अच्छा मैंने 12 से पहले 11 करा दिया ना तुम्हें, हाँ 11 तो हो गया। अब 13 देख लो। 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत 5% की वृद्धि होती है, ठीक है, और नाम मात्र की वृद्धि 10 रुपये की होती है, तो प्रति किलोग्राम अंगूर की नई कीमत क्या है? देखो अगर मैं कहूँ पहले 100 थी तो फिर हो गई 105, बात सही है। कितने बढ़े हैं तो आप कहेंगे 5% बढ़ रहा है। क्वेश्चन में कहा गया जी 10 रुपये बढ़ रहे हैं, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू 2 आ गई, बात सही है। उसने हमसे नई कीमत पूछी है, देखो ये तो ओल्ड प्राइस है, ये तो ओल्ड प्राइस है, क्यों बढ़ने के बाद ही तो नहीं हुई, तो ये न्यू प्राइस है, इसका मतलब एक की वैल्यू आ गई, हमें इसकी वैल्यू पूछिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे 105 से, तो आ जाएगी नई वैल्यू अपने पास 210। बस यही था क्वेश्चन में, बात क्लियर है। तो ये रही बात अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 की। और अब बात कर लेंगे 14 की। 14 में हमें क्या दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करता है तो क्रय मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? चलिए ठीक है, देखो 20%, तो देखो 20% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, अगर हम परसेंट का साइन हटाते हैं यहाँ से तो नीचे 100 आ जाएगा ना, यहाँ पर 100 आ जाएगा, तो इसका मतलब 1/5 क्या होगी, 1/5 होगी। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब अच्छा 1 मिनट रुको, 1 मिनट, अच्छा 1/5 तो आ गई ना, हाँ। तो वस्तु मतलब कि 4 की थी जो 5 में बेची जा रही थी, कैसे भाई, 1 का प्रॉफिट हो रहा है ना, ये प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट हुआ है ना, 20% का प्रॉफिट हुआ है किस पर, ये है सेलिंग प्राइस, बात समझ रहे हो। 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 5 पर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया ना 20% का लाभ अर्जित करता है, तो 20 का लाभ अर्जित कर रहा है, हमने कहा 100 पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, हमने ये SP माना, और ये हो गया हमारे पास CP, ये CP हो गया, ये SP हो गया। अब देखो 20% का लाभ, तो 1/5 उसने कहा कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य पर लाभ लेता है, तो 1/5 बराबर, देखो सेटिस्फाई भी करेगा, 20% आ रहा है ना आपका, ठीक है। चलिए वो कह रहा है कि अगर ये क्रय मूल्य पर लेता, अगर ये क्रय मूल्य पर लाभ लेता तो कितने % का होता, तो देख लो क्रय मूल्य पर लेता तो 1/4 और इंटू में 100 कर देंगे तो 25% का लाभ होता अगर क्रय मूल्य पर लेता। तो बात समझ आई क्या? यहाँ पर हमने क्या किया पता चला ना, 20%, 20/100, 1/5 हो गया, ठीक है। प्रॉफिट किस पर हो रहा था, सेलिंग प्राइस पर, इसलिए नीचे हमने सेलिंग प्राइस माना, ऊपर माना प्रॉफिट। तो ये बात रही अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 की। बात करेंगे अगला क्वेश्चन, देख लो 15। 15 अच्छा है, और ये लॉस एंड प्रॉफिट में एक टाइप है पूरा का पूरा। देखो 78 पेन 1482 रुपये में खरीदे जाते हैं, ठीक है। 30% के लाभ अर्जित करने के लिए 1482 रुपये में कितने पेन बेचे जाने चाहिए, ठीक है। देखो इसको आसान तरीका बताता हूँ मैं आप लोगों को। 1482 के 78 पेन है, तो यहाँ से हम एक पेन का मूल्य निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक पेन का मूल्य निकाल सकते थे। अगर इसकी 100% वैल्यू थी, 130 पर बेचना है, तो अब हमें वैल्यू जो निकालनी है, हमने यहाँ से 1 की वैल्यू निकाली, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 130 की, 130 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। क्यों, 30% के लाभ पर बेचना चाहता है,
और परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। अब मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने सारे हमने PYQ को लिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग कम से कम इतना तो समझ गए हैं कि 100% और 30% का प्रॉफिट होगा तो 130 हो जाएगा। हमने सीधी 130 की वैल्यू निकाल दी। तो ये तो सेलिंग प्राइस हो गया, बात क्लियर है। चलिए ठीक है, अब देखो इतने का सेलिंग प्राइस हो गया और वो कह रहा है कि 1482 में, तो बराबर रख दो 1482 की कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए। यहाँ पर हमने रखा x। क्या बात क्लियर है। चलिए ठीक है, अब यहाँ से काटना चालू कर देते हैं। देखो इससे तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 काटा, 13 6 का 78, 6 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x बराबर 60 आ गया। बात क्लियर हो गई आप लोगों को कि आपका बेची गई वस्तु कितनी हो जाएंगी, 60 बेची है उसने। लेके कितनी आया था, 78 लेके आया था। इतनी बात क्लियर है तो चले आगे। तो ये बात रही अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 की। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इस तरीके से हो जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होंगे सारे के सारे आपके, ठीक है ना। कभी लॉस एंड प्रॉफिट करेंगे तो बताऊंगा आपको डिटेल में क्या है इसका। बात रही क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 में क्या दिया गया है, एक घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई का योग 12 है, ठीक है। तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ का टोटल जो दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। कह रहा है घनाभ की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब कि हाइट, जो हाइट है इसकी सम की 1/3 है। तो 1/3 का मतलब है 4, 3 चौक 12 काट दिया ना, तो इसका मतलब ये जो h है वो अपने पास आ गई 4। तो यहाँ से h निकाल दी हमने, हाइट निकाल दी कितनी, 4 आ गई। हाइट हमारे पास 4 आ गई। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, CSA पूछा है, CSA ऑफ क्यूबॉइड पूछा है। तो CSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, CSA ऑफ क्यूबॉइड होता है 2L + B इंटू में H, ठीक है। हमारे पास LB की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी गई है, ये LB की वैल्यू तो दे रखी थी 2, 12 इंटू में H की वैल्यू हमने निकाल दी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 दूनी 24 चौक 96 आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्या दिया गया है। अच्छा देखो स्टेटमेंट दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ देखो, क्वेश्चन में कहता है कि A किसी काम को 120 दिन में करता है, B 150 दिन में करता है उसी काम को, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, और स्टेटमेंट दी गई है। चलो देख लेते हैं। देखो A की बात करें तो 120 और B की अगर बात करेंगे तो 150। अगर हम बात करते हैं टोटल वर्क LCM की बात कर ले रहे हैं तो आ जाएगा हमारे पास 600। तो 12 पंजे 60, ये क्या है, एफिशिएंसी है। 15 चौक 60, ये क्या है, एफिशिएंसी। अगर A की एफिशिएंसी की बात करें तो 5 आई, B की एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 4 आई। पहली स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि आप लोगों को A और B की एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 4। तो पहली स्टेटमेंट तो एकदम ठीक हो जाती है। लेकिन दूसरी स्टेटमेंट में आपसे क्या पूछा गया है कि A और B मिलकर क्या इस काम को 30 दिन में करेंगे। ज़रा देख लेते हैं, 4 5 9, 3 3 9, 3 दूनी 6, नहीं जी नहीं कट रहा पूरा का पूरा, ये जाएगा 66, 66 सही 2/3 दिन में करेंगे। 66 सही 2/3 दिन में A और B मिलकर करेंगे। तो यहाँ पर B हो जाता है गलत, A और B मिलकर 30 दिन में काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, एफिशिएंसी 5 और 4 होगी। तो बात क्लियर है, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया आसानी से। क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ, आसान सा क्वेश्चन है, मीटर पर सेकंड में दिया गया है, किलोमीटर में बताना है आपको, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे अब हम लोग। P Q से 25% कम कुशल है। देखो P जो है वो Q से 25% कम कुशल है, तो इसका मतलब P Q से, तो इसको 100 मानो, इसको 75 मान लेंगे भाई। 100 का 25% 75, रेशो निकालेंगे 25 या 75, 25 चौक 100 हो जाएगा। देखो कम कुशल है, इसका मतलब एफिशिएंसी है। क्या है, एफिशिएंसी। P अकेले उसी काम को, एक मिनट, Q अकेले एक हेमलेट को 20 दिन में बना सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Q की बात करा है, देखो Q की एफिशिएंसी कितनी है, 4। अगर हम एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई, देखो एफिशिएंसी एक्चुअल में स्पीड होती है,
ठीक है। स्पीड और एफिशिएंसी बात एक है, अगर स्पीड की मल्टीप्लाई अगर हम टाइम से करते हैं तो क्या मिलेगा, टोटल डिस्टेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा। चलिए, तो इसकी स्पीड की मल्टीप्लाई अगर हम इससे कर देते तो हमारे पास टोटल वर्क निकल कर आ गया। यहाँ तो वर्क की बात कर रहे हैं तो वर्क आ गया कितना, ये वर्क आ गया। अब कह रहा है कि पी इस काम को कितने समय में करेगा, जबकि पी की कार्य क्षमता कितनी है, पी की स्पीड कितनी है 3, तो 80/3 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई क्या। तो ये थी बात अपने पास क्वेश्चन नंबर 19 की। और अब देख लेते हैं जल्दी से 20 कि 20 में हमें क्या दिया गया है। 20 देख लेते हैं जल्दी से। 20 में देखो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, कह रहा है कि 12,000 रुपये की राशि 40% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर निवेश की जाती है, 2400 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो कितने महीने बाद वह राशि निवेश की गई। मतलब कि आपसे टाइम पूछा है बेसिकली। तो प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो 12,000 रुपये हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 40% हो गया, और अगर हम बात करें SI हमें दिया हुआ है 2400 रुपये। ठीक है, टाइम मेरे हिसाब से आप सभी निकाल सकते हैं आप टाइम। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है, SI कितना है हमारे पास, SI इंटू 100, ठीक है, अपॉन में प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 12,000 है। ठीक है, और क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 40%। बात क्लियर है। 2 0 से 2 0 काटो, 1 से 1 0 काटो, 12 दूनी 24। ठीक है, 4 पंजे 20। हाँ 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 हाँ, अच्छा नीचे 10 बच रहा है, नीचे 10 बच रहा है, घबराना नहीं है, नीचे 10 बच रहा है अभी। ठीक है, 5 दूनी 10, 1/2, 1/2 मतलब कि अब इसे महीने में दे रखी है, ध्यान से देखो तो 12 महीने से कन्वर्ट करेंगे, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6 मंथ। और वैसे भी आप लोग जान सकते थे कि 1/2 आ गया, इसका मतलब 6 महीने आ गए। ठीक है, तो 6 मंथ्स आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपके 20 क्वेश्चंस। अब जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था आप लोगों से कि चर्चा करेंगे लास्ट वीडियो के क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की। तो देखो 13 आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो कह रहा है कि अ सम बिकम्स कितना, 15,681 रुपये 6 पैसे हो जाता है 2 साल के बाद। देखो कोई धनराशि हो जाती है तो इसका मतलब अमाउंट है, क्या है, अमाउंट है। ठीक है, और अमाउंट है, अमाउंट कितना है अपने पास, अमाउंट दिया गया है 15,681 रुपये 60 पैसे। बात क्लियर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 32% है। ठीक है, और टाइम जो दिया गया है हमें कितना, 2 ईयर दिया गया है। बात सही है। प्रिंसिपल हमसे पूछा है, तो देखो मैंने आप लोगों को पहले भी ये कॉन्सेप्ट बताया है, कभी भी आपको अमाउंट दे और आपसे प्रिंसिपल पूछे तो आप कैसे कर सकते हैं इसको। देखो हमने माना कि पी तो है नहीं हमारे पास, ठीक है, इनटू में। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, 32% है। देखो 32/100, जैसे ही परसेंट का साइन हटता है नीचे 100 आ जाता है। अब इसके फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 4 8 32, 4 से घटा 25। देखो नीचे होता है पी और ऊपर होता है CI, ऊपर होता है ब्याज। अगर मुझे इसे अमाउंट बनाना है तो CI प्लस पी करूँगा तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 33। बात समझ पा रहे हो। अगर मैं अमाउंट की बात करूँ, अमाउंट बनता है ब्याज, ब्याज प्लस प्रिंसिपल से, सॉरी हाँ बिल्कुल ठीक, ब्याज प्लस प्रिंसिपल से बनता है। ठीक है, तो ये ऊपर की बात करेंगे तो ये हो गया 33 हो गया हमारे पास अमाउंट। तो 33 बटे कितना, 25, और मल्टीप्लाई में 33/25। ठीक है, बराबर में अमाउंट आपको जो भी दे रखा था क्वेश्चन में आप लगा सकते थे यहाँ पर। ठीक है, अब कुछ भी नहीं था, मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया था। यहाँ से इसको काटेंगे, इसकी जो भी आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी पी की वैल्यू आ जाएगी 9,000 रुपये। कितनी आ जाएगी पी। अब देखो मेरे हिसाब से कैलकुलेशन आपका काम है कि कर सकते हो आप लोग, 11 से काटना सब कुछ करेगा, जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई 625 से कर देना, 9,000 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। चलिए ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट वीडियो के क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है, 14 में क्या दिया गया था, 14 में मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैं बता देता हूँ आपको क्या मिस्टेक थी। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, 729 ना, मल्टीप्लाई में, और ये आपका हो गया 0.0125।
ठीक है, ये था। देखो मैंने कहा ये रूट है तो किसका है, देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 4 4 जीरो नीचे आ जाएंगे। कितनी आएगी, 4 जीरो नीचे आ जाएंगे। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये, एक मिनट, 1225 है ना, 1225 करो इसको, 1225 करो, ठीक है। दशमलव फिर यहाँ से हट के दशमलव यहाँ आ जाएगा, बाद बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये 1225 किसका रूट है, तो आप लोग कहेंगे 35 का है, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये किसका है, ये 100 का निकलेगा। अब तो दोनों पर ही हो गया ना। देखो दशमलव यहाँ 2 जीरो हटाएंगे तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। बात क्लियर है, चलिए ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन, अब इसको देखो ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट है तो किसका क्यूब रूट है, उससे पहले हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो नीचे आ जाएंगे हमारे पास। क्या आ जाएंगी, 6 जीरो नीचे आ जाएंगे। हमने 6 जीरो नीचे लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्यूब रूट किसका है, 9 का है। देखो लास्ट क्लास में क्या हो गया था, मैंने यहाँ 29 लिख दिया था गलती से, पता नहीं कैसे, है ना। और ये क्यूब रूट किसका है, तो ये क्यूब रूट है नीचे 100 का। मैं उम्मीद करता हूँ क्यूब रूट आप समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे तो ऊपर 2 अंकों के बाद दशमलव, लेकिन यहाँ तो 1 अंक है तो यहाँ 2 अंक बना लेंगे हम। अब ये भी हट गया। अब हमें करना कुछ भी नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है बस। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 315 आएगा। लेकिन देखने 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद दशमलव होना चाहिए, लेकिन अंक है 3 तो आगे एक ज़ीरो लगा देंगे और यहाँ दशमलव लगाएंगे और ये 100 भाग के लिए ज़ीरो लगाएंगे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास समझ आई होगी। चलिए लास्ट क्लास में जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, ऐसे पूरे क्लास को एनालाइज करेंगे कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप लोग 2024 के PYQ करके कर सकते थे, है ना। एक मिनट में थोड़ा सा जल ले लूँ क्या। आ जाओ, चलो स्टार्टिंग से बात करता हूँ मैं आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा क्वेश्चन पहले बहुत पूछे गए हैं तो आप आसानी से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 1 डालते रहना। कितने क्वेश्चन हैं जो सिर्फ इस पर बेस्ड हैं, 2 अलग था भाई, देखो 3 कर लेते भाई, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं 3, ठीक है। और अगर हम बात करें, फोर्थ तो हमारा गलत ही है वैसे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं तो अगर आप डालना चाहो तो डाल लो यहाँ पर, क्योंकि फोर्थ गलत है, बाद बाकी क्वेश्चन आसान था, ठीक है। ऑप्शन मैच नहीं किया अपना। भाई इस पर राइट एंगल ट्रायंगल पर नहीं पूछा गया, वैसे क्वेश्चन आसान था लेकिन पहले नहीं पूछा गया तो मैं नहीं लिखूँगा यहाँ पर। और अगर गोलार्ध पर पहले क्वेश्चन आए हैं, हेमिस्फीयर स्फीयर पर क्वेश्चन नंबर 6 भी आया हुआ है। 7 भाई ये तो पहले बहुत पूछा है, ये तो रिपीट ही किया है 2022 PRT का, ठीक है। अरे एक मिनट, क्या हो गया भाई, एक मिनट रुकना, मैं एक बार सही से देख लूँ। क्वेश्चन नंबर 6 7 हो गया ना। और अब बात करते हैं 7 की। 7 भी मैंने बता दिया आया हुआ है। 8 भी आया हुआ है पहले, ठीक है। आया हुआ है इन द सेंस कि मतलब कि सेम है, ऐसा नहीं कि नंबरिंग भी सेम है, बस डिजिट बदल दी गई है, बाकी क्वेश्चन सेम है। 9 तो बहुत आसान था, पूछा गया है, ठीक है। अगर बात करते हैं 10 की तो 10 भी है, 10 भी लिख लो। और कौन सा लिखोगे, 11 जैसा क्वेश्चन पूछा गया है पहले, ठीक है। 11 हो गया। 12 तो है ही आसान, ठीक है। 12 के बाद 13 14 भी, 15 भी पूछा गया है। 16 जैसा क्वेश्चन पूछा गया है। 17 18 19 20, बिल्कुल सारे क्वेश्चन अब यहाँ से लेके पूरे 20 तक सारे क्वेश्चन ऐसे रिपीटेड है। अब तुम खुद आंकलन कर सकते हो कि कौन कौन सा 2 नहीं आया, 3 4 5 नहीं आया, ठीक है। 6 7 8 9 10, उसके बाद सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं जो नहीं आए। बाकी अब देख लो कि 18 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो सिर्फ आप PYQ से कर सकते हैं। 18 में से भी 1-2 नंबर और हटा दो, 2 क्वेश्चन और हटा दो, तो इसके बाद बचते हैं अपने पास 15-16 नंबर आपके आ सकते हैं अगर सिर्फ PYQ करते हैं आप। मैं आउट ऑफ 20 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। कभी 40 में से सोचो, 40 की बात करते हैं तो आप आंकलन कर सकते हैं कि आपके
30-32 नंबर मैथ में बड़े आराम से आएंगे, बड़े आराम से कह रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा भी आपने प्रैक्टिस की सही से तो ये 35 नंबर तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। बात क्लियर है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही बहुत है, बात बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ यू।